अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तार साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज My आप आए। pleasure. थैंक यू सर। Thank you. Thank you. मोदी जी का बड़ा चर्चा है सर, वो सिंगापुर और ब्रुनाई दोनों जगह पे गए हैं और बहुत साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है उनको भी काफ़ी उम्मीद है कि मोदी जी कोई रोल प्ले करेंगे यूक्रेन के साथ जो उनकी वॉर चल रही है उसको ख़त्म कराने में। क्या कहेंगे आप उनके विजिट्स को लेकर? आरज़ू, मैं 2-4 चीज़ें डिस्कस करूँगा। वो बातें कुछ इस तरीके से हैं कि दर हकीकत मैंने बताया था कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो 2 नए ग्रुप बन रहे हैं, उनका बड़ा इस वक़्त प्रेशर है। चाइना का भी और भारत भी है, रशिया भी है। और इस खित्ते के अंदर क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, मैं साथ थोड़ा-थोड़ा सारी चीज़ों को टच करूँगा, फिर कंक्लूड करते हैं। देखिए, मोदी साहब गए यहाँ से सिंगापुर, सिंगापुर से गए ब्रुनाई और ब्रुनाई के बाद उन्होंने बल्कि सिंगापुर पे बड़ा बड़ा रिसेप्शन जबरदस्त था उनका। ब्रुनाई जाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ब्रुनाई को एक तो खतरा है चाइना से, उनको साउथ चाइना सी में, और दूसरा वहां से भारत तेल बहुत लेता है वहां से, ब्रुनाई से, तो उनके कस्टमर भी हैं। दूसरा, आर्मी के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कि साउथ चाइना सी के अंदर जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन चाइना को है वो वहां से, वहां के गैस और ऑयल के रिजर्व से। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, 5 मुल्कों की वहां पे क्लेम है, जिसमें फिलीपीन भी शामिल है, जिसके अंदर दूसरे कई ममालिक हैं, मलेशिया है, ब्रुनाई है, लेकिन चाइना ये कहता है कि ये सारा खिता सिर्फ हमारा है। उसके बाद सिंगापुर गए और वहां पे मोदी साहब, 2 चीजें जो खासकर मैं समझता हूँ जो पहले किसी प्रेसिडेंट ने नहीं की, जो हमेशा करते हैं, एक तो भारतीय डायस्पोरा को तवज्जो देते हैं, दूसरा जो भारतीय इन्वेस्टर हैं उनको वो हमेशा प्रमोट करते हैं उस कंट्री के अंदर जाके। इस वक्त सिंगापुर में ना सिर्फ उन्होंने जाके 4 एमओयूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए। सेमी कंडक्टर जो है इस वक्त दुनिया के 10% से ज्यादा सिंगापुर में बनते हैं, और वो सेमी कंडक्टर बनाने के उन्होंने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। उसके बाद कई सिग्निफिकेंट चीजें उन्होंने की हैं, खासकर इस्ताना, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर की रिहायश है, उसको इस्ताना कहा जाता है। इस्ताना में उनका डिनर किया गया, बहुत लंबी चौड़ी उनको प्रोटोकॉल दिया गया, कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की, कॉन्ट्रैक्ट। लॉरेंस वोंग है जो वहां के वजीर आजम है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त रिसेप्शन दिया मोदी साहब को। मोदी साहब जब गए वहां पे ढोल बजा रहे थे, मोदी साहब ने खुद ढोल भी वहां बजाया। तो देखिए, लेकिन अल्टीमेटली 2 चीजें हैं, जिस तरह मोदी साहब अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट करते हैं, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को प्रमोट करते हैं, यूपीआई को, और उसके बाद अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भारतीय जिनको वो उस कंट्री के अंदर, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। तो ये तो दर हकीकत जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त, और दूसरा जो मैं बताना चाहूंगा कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना के अंदर इस वक्त 51 अफ्रीकन कंट्रीज के लीडरान वहां पे इकट्ठे हैं इस वक्त, और अपना मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। चाइना की इस वक्त बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में, लेकिन वो अगर देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा थ्रेट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को है, जो वो कंट्री सारे इकट्ठे हुए हैं। अमेरिका बिल्कुल इस चीज पर तवज्जो नहीं दे रहा। ब्रिक्स भी एक्सपेंड कर रहा है। ब्रिक्स के जो नए मेंबर हैं वो ईरान से तेल लेंगे, अपना फाइनेंशियल सिस्टम उन्होंने बना लिया है। दूसरा, जो प्रेसिडेंट शी है, वो प्रेसिडेंट शी, आई एम सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना इज गोइंग टू पाकिस्तान। वो जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है उसके उसको अटेंड करेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर देखा जाए तो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी पर तवज्जो नहीं दे रहा है, अफसोस के साथ। लेकिन 50 मुल्कों के जो इस वक्त अगर देखा जाए, तो मैं जब उनके बारे में पढ़ रहा था कि 30 जो चाइना है वो 30 मेगा प्रोजेक्ट करेगा अफ्रीका के अंदर। $210 बिलियन 3 सालों के अंदर उनको क्रेडिट लाइन दी जाएगी, $210 बिलियन की 3 साल में इस्तेमाल करने के लिए, और $51 बिलियन जो है वो एड पैकेज दिया जाएगा 3 साल के अंदर। ये बहुत बड़ा पैकेज है अफ्रीका के लिए। तो अफ्रीका पहले भी अमेरिका की अपनी कमजोरियों की वजह से वहां पे कई एक्सक्लूसिव, जिस तरह जिबूती में उन्होंने अपनी आर्मी बेस बना ली, वहां पे कई इस तरह मुल्कों के अंदर चाइनीज कंपनियां जो है वो अपने मसल फ्लेक्स कर चुका, अपना अपना असर रसूख जो है वो बढ़ा रही है। इसमें जो मजीद इसमें मैं जो ऐड करना चाहूंगा वो ये था
कि अल्टीमेटली चाइना कोई भी काम ऐसा कच्ची जमीन के ऊपर वो पाँव नहीं रखते, जो उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सारे, अगर देखा जाए तो प्रेडेटरी लैंडिंग करते हैं। मैं जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मैं देख रहा था कि ज़ैम्बिया पहले ही बैंकरप्सी कर चुका है, ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के थाने पर है, और दूसरा जो गयाना है उसके भी हालात खराब है। जब मैं इन सारी चीजों के बारे में देख रहा था, तो साथ ही मुझे याद आया आपके वो डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने अगले दिन एक जो नई चीज बताई है कि ग्वादर की पोर्ट के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के पास 9% शेयर्स है, बाकी सारे शेयर्स चाइनीज के। बाकी सारी ओनरशिप ग्वादर पोर्ट की या सारे उस प्रोजेक्ट की ओनरशिप सारी उनके पास है, 9% सिर्फ पाकिस्तानी के पास है। और सिर्फ आज तक डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया गया ताकि अवाम चीखे नहीं। तो चाइना प्रेडेटरी लैंडिंग करता है, प्रेडेटरी तरीके से, जिस तरह श्रीलंका में गए थे, उनको बैंक्रप्सी के थाने पे लेकर बाद को भारत को रेस्क्यू करना पड़ा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा कि चाइना का एक उन्होंने तरीकाकार बना रखा है कि करप्ट जो रेजिम्स होती हैं, करप्ट लीडर होते हैं, उनको पैसे देते हैं, वो पैसे वो सीधे लेकर लंदन और दुबई चले जाते हैं, और कौम जो है पीछे से सफर करती है। तो यही बिल्कुल अफ्रीका के अंदर भी होगा कि करप्शन के जरिए जो लोग होंगे वो पैसा सारा लंदन और दुबई ले जाएंगे, और पीछे से कौम सफर करेगी। ये चाइना का एक टिपिकल स्टाइल है, प्रेडेटरी लैंडिंग करते हैं। लेकिन इसके बाद आगे चलें तो आज आपके कंट्री की भी कई खबरें चल रही हैं। आपकी सबसे बड़ी खबर तो यह है कि ISPR के जो उनकी मीटिंग थी, उसके अंदर 2-4 चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जो बिलखसूस एक क्वेश्चन उनसे किया गया इमरान खान साहब के हवाले से, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, तो उन्होंने उसको सारा खोल के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि खान साहब को नहीं छोड़ा जाएगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक मिलिट्री ऑफिसर फैज हमीद को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब वो किस तरह इस्तेमाल किया है, तो वो उसके शवाहिद मौजूद हैं, कई वीडियोस मौजूद हैं जिसमें खान साहब ये फरमाते हुए नजर आए हैं कि मेरी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके बाद फैज हमीद को हटाया जाए। और वैसे भी इनकी आपस में गठजोड़ जो है वो तो अब उसके इनको प्रूफ भी मिल चुके हैं, कई वादा माफ गवाह बन चुके हैं। तो उसमें खान साहब फंसते दिन ब दिन नजर आ रहे हैं। खान साहब ने इस खतरे के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त भी दी है कि मेरा मिलिट्री ट्रायल ना हो, लेकिन दूसरी तरफ से शिकंजा जो है वो बड़ा लेकिन सर फैज हमीद भी तो कोई बच्चे तो नहीं थे ना कि इमरान खान ने उनको कर लिया और वो हो गए। नहीं, ये देखिए 2 चीजें हैं उसमें। जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो तो खैर देखा जाए तो फैज हमीद साहब तो चलो बाद में है, जनरल जहीरुल इस्लाम थे, और सब लोगों ने इस तरह अपने इख्तियार को जो है वो गलत इस्तेमाल किया, लेकिन फैज हमीद को भी छोड़ेंगे नहीं। इसमें नजर आ रहा है जिस तरीके से, बल्कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि फैज हमीद साहब के घर पे छापा मारा गया है, वहां पे चकवाल के अंदर उनके भाई को अरेस्ट करने के लिए। फिर उनका जो अपना एडीसी, एक मेजर रैंक का आदमी एडीसी था, उसको भी नाम इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया। तो वो छोड़ेंगे नहीं। अगर वो फैज हमीद को नहीं छोड़ेंगे तो फिर खान साहब को तो फिर सोचने नहीं चाहिए कि वो किस तरह छोड़ेंगे। लेकिन आज उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया। लेकिन दूसरी एक बात जो है, मैं जो खासकर जो मैंने आज उनकी ISPR की जो मीटिंग से देखा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नोट किया है कि आपके हालात खराब से खराब तरीन किस तरह है। उसमें एक चीज उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है फौज ने। उन्होंने बलोचिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया और फिर उसमें उन्होंने जो मिसालें दी हैं कि कैप्चर और मेंटेन, कि हम जब दहशत गर्दों से, तालिबान से हम सारी चीजें जब अपना इलाका क्लियर कर लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं, फिर हम सिविलियन गवर्नमेंट को देते हैं कि वहां पे वो आके तरक्याती मंसूबे बनाए, वहां पे आके लोगों को तालीम दें, लोगों को सड़कें बनाए, लोगों को खुश करें। तो वो उस फौजी साहब का ये बात बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ यही नहीं है, KPK के अंदर भी यही है कि वो इलाका साफ करा के जब मेंटेन करके सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करते हैं तो वो करप्शन करते हैं उसमें। फिर वो ना स्कूल बनाते हैं ना सड़कें बनाते हैं। फिर आप फौज को ब्लेम तो नहीं कर सकते कि वहां पे लोग अब मुसलसल कहते हैं कि फौज का ऑपरेशन है। ऑपरेशन तो वो करके ठीक कराते हैं, लेकिन बाद में करप्शन के जरिए वहां पे ना डेवलपमेंट होती है, ना लोगों को उनका हक मिलता है। फिर इलेक्शन कराते हैं, वो भी फेक इलेक्शन है, हर चीज। तो दर हकीकत अगर देखा जाए आरजू, तो आप एक पार्टी को, कल परसों भी किसी में बात कर रहा था, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप किसी एक इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर बार बार ये लोग कहें कि जी फौज बुरी है, तो जुडिशरी ठीक है आपकी, आपके सियासतदान ठीक है। मेरे ख्याल में बल्कि मैं जो ये नेक्सस है, नेक्सस इस तरह है कि पाकिस्तान इस सारी गेम के अंदर कोई भी एक फर्दे वाहिद करप्शन नहीं कर सकता जब तक पूरा टीम वर्क ना हो। बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर
आपने करप्शन की टीमें बना चुके हैं, बल्कि आप रिश्तेदारियां कर ली आपने। मैं हमेशा ये कहता हूं कि रिश्तेदारियों से मुराद ये है, जजों के रिश्तेदार फौजी है, फौजियों के रिश्तेदार सियासतदान है। ये पूरा एक घेरा बना दिया है। आज मैं जो एक सबसे बड़ी आखिरी जो इसमें ऐड करूंगा चीज, आप बच किस तरह पाएंगे? आप बचने की आपकी कोई उम्मीद नहीं है। वो कैसे है? आज की एक और बड़ी खबर है, बाजवा साहब के एक भाईजान थे जो PI में मैनेजर थे बर्मिंघम के अंदर, इकबाल बाजवा उनका नाम। उनका मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी जाली और FA का सर्टिफिकेट भी जाली। और फिर और ये उनके आर्मी चीफ जो थे उनकी बात हो रही उनकी है, बात क्योंकि हो गई, बाजवा भी दो है ना। उमर जावेद बाजवा साहब के भाई थे इकबाल जी। बाजवा साहब, और वो बर्मिंघम के अंदर PIA के स्टेशन मैनेजर, और मौसूफ मैट्रिक भी नहीं, मौसूफ मैट्रिक भी नहीं। और आज अगर मैं अमेरिका की अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेके पाकिस्तान चला जाऊं, मुझे चपड़ासी PN ना रखे, आप बच पाएंगे? आपके बच्चे इस वक्त जिनके पास मास्टर डिग्रियां हैं, MBA की डिग्रियां हैं, 25,000 रुपया महीने की तनख्वाह है उनकी। 3 वक्त का खाना खा के दिखाए 25,000 में इस वक्त पाकिस्तान। आप किस तरह बच पाएंगे? आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर लिखा है, या शायद बॉर्डर के ऊपर लिखा हो, वहां वाघा बॉर्डर के पास आपने ऊपर लिख दिया हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ना इस्लाम है वहां पे, ना जमहूरियत है, और ना लैंड ऑफ द प्योर है, ना लैंड ऑफ द सर प्योर। सर कुछ लोग कहते हैं कि यही सारी सूरत हाल देखकर शहबाज शरीफ साहब रिजाइन करने वाले थे कुछ हफ्तों पहले, लेकिन आज तक तो यहाँ किसी ने रिजाइन किया देखें नहीं नहीं, हो। आरजू रिजाइन दे दें ना दें, क्या फर्क पड़ता है? उनके बाद कौन सा बंदा ऐसा आ जाएगा जो पाकिस्तान को बचा पाएगा? कोई है आपके नजर में ऐसा दूसरा शख्स जो, अगर शहबाज शरीफ साहब छोड़ के जाते हैं तो वो बचा लेगा? खान साहब को आज पकड़ के बाहर निकाल लिया जाए तो वो क्या कर पाएंगे? किसी ने आज तक ग्रास रूट इशू के ऊपर तवज्जो देने की कोशिश की? किसी ने यहां से इखलाकियात को प्रमोट करने की कोशिश की है इस कंट्री के अंदर, जो मैं कहूं कि आप बच पाएंगे? करप्शन पे हाथ किसी ने डाला है आज तक? सवाल ही नहीं करता। आप छोटी सी मैं बताता हूं आपको, आप शनाख्ती कार्ड बनवा के दिखाएं बगैर पैसे दिए, आप हम्म। जाके दिखाएं इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल। आप मुझे पासपोर्ट बनवा के दिखाएं रिश्वत दिए बगैर। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दिखाएं रिश्वत दिए बगैर, जाए जरा। आप बिजली का मीटर लगवा के दिखाएं मुझे रिश्वत के बगैर। और आपका क्या ख्याल है कि सब लोगों को पता नहीं है? सबको पता है, सारे हिस्से लेते हैं अपने, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसका मतलब यही है। मेरे जैसे लोग भाग के महाजर होके क्यों फिर रहे हैं? आप बताएं ना, शौक किसी को? शौक से भागता है बंदा घर से। लेकिन सर फिर तो पाकिस्तान की तबाही में सभी का हाथ है, ना तो फौजी को पाकिस्तान अलग किया जा सकता है ना सिविलियन को। आरजू पाकिस्तान में आपका कसूर भी है, आपका कसूर। पाकिस्तान के अंदर जो भी जिंदा चीज है, पाकिस्तान की तबाही में उसका हिस्सा है, तबाही में उसका हिस्सा है। बिल्कुल हर शहरी जो है वो करप्ट है वहां पे, हर शहरी करप्ट है। हर पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोगों का कसूर है, एक बंदे का कसूर नहीं। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि आप कहें नहीं जी ये सियासतदान बड़े गंदे हैं जी, जाजे बड़े भैड़े हैं जी, फौजी बहुत गंदे हैं। सब के सब गंदे हैं भाई, सब के सब, सबका तो हिस्सा सर है। इनको क्या, सर इनको बैठ के खाने की आदत पड़ गई है अब, ना ये कोई फैक्ट्रीज ओपन करते हैं ना ये कोई ट्रेड करते हैं, ये आज सिर्फ डोनेशंस और लोन्स पे कब तक मुल्क चलेगा? मेरे जैसे बंदे ने मजबूर होकर सारी चीजें, आपकी हिस्ट्री पढ़ी, प्री पार्टीशन की हिस्ट्री पढ़ी, पठानों ने जिस तरीके से मारा इस आके उनका देखा, गोरे चंद आए थे, चंद चंद लोग हजारों में आते थे, महाभारत के ऊपर वो सत्यानाश करके चले गए, कल्चर का, जबान का। जाके मैं देखता हूं रुकता किस चीज पे? वहां के DNA, DNA, हमारा DNA ऐसा है। सर अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अभी बलूचिस्तान में जो आईडी कार्ड देख के मारा गया था पंजाब के लोगों को, वो कहते हैं कि ये खुद करवाया गया है, ये लोगों ने खुद किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने करवाने या। वाले भाई, करवाने वाले भी तो पाकिस्तान में से ही हैं, पाकिस्तान को बेचने वाले भी तो पाकिस्तान के अंदर से हैं। वो कौन से फ्रेंच है? आपके चीफ जस्टिस फ्रेंच तो नहीं ना, यही की पैदावार है ना, जर्नैल फौजी सारे यही की पैदावार है ना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पासपोर्ट ही लेके फिर रहे हैं ना, नाम भी मुसलमानों वाले हैं। और अक्सर आपके लोग इंडिया से माइग्रेट होके आए जो इस वक्त रूलिंग है, इंक्लूडिंग आपके बड़े बड़े होते हैं, सब सब इंडिया से माइग्रेट करके जलीलो ख्वार होके वहां से गए। जरा देखने को उनको शर्म नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं इस कंट्री के अंदर? 7 लाख से 20 लाख लोगों का मर्डर हुआ है 1947 में। उनको कोई हया नहीं है कि हम ये क्या हो रहा है इसके अंदर, हम इस कंट्री को क्या हमने बनाया है कि हर हर एयरपोर्ट पे थप्पड़ पड़ते हैं। आप नीचे से चौथे नंबर पर है आपका पासपोर्ट, नीचे से चौथे नंबर।
ऊपर सर अब से तो सऊदी अरब भी नहीं आने दे रहा, उसने भी कहा है कि लोग कम करो लोग अपने। माफिया मांग रहे हैं यार, ना आओ इधर, खुदा का नाम है, तो मिन्नतें कर रहे हैं वो आपको, उनके एम्बेसडर यहाँ पे मिन्नतें करते हैं यार, इनको लोगों को यही रखो, खुदा का नाम। इस वक्त भिखारी, आप सबसे बड़ी चीज क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? भिखारी, खैरात मांगने वाले सऊदी अरेबिया में, दुबई में, हर कंट्री, जापान में आप चले जाए आपकी। लेकिन सर हज उम्रे के लिए लोगों को कैसे मना करेंगे? आरजू आपकी प्रोडक्ट बन चुका है। पहले आपने दहशतगर्दी बेची, दहशतगर्दी बेची, वो भी पठानों के जरिए। आप तो कुछ नहीं करते, कहते ना बरिया का बच्चा गिरता है तो कुछ देख के गिरता है, आप तो मरने मारने वाले तो आप हो ही नहीं। आप बेचते रहे हो, आप खौफ बनाते रहे हो दुनिया के लिए, हमारे पास एटम बम है, ये है, हमारे पास लश्कर फलाना है। लश्कर किस चीज की बात कर रहे हो? लश्कर यहाँ एक फ्रॉड धोखा बना रखा है तुम लोगों ने। अब आप तो, वो नहीं बिक रहा, अब दहशतगर्दी कोई नहीं खरीदा, अब भिखारी तो सर ये वो जो आम चाहिए। भिखारी जाते हैं शर्म उन पे आती तो है एतराज है। आरज़ू, सर मुझे शर्म आती है, दुबई में प्रोस्टिट्यूशन में पाकिस्तानी आगे जा रहे हैं और भिखारी खैरात मांगने लगे। कोई तीसरी प्रोडक्ट ही नहीं, तीसरी प्रोडक्ट। लेकिन सर जो भिखारी जा रहे हैं उन पे तो सऊदी अरब को बहुत एतराज है, लेकिन जो बड़े बड़े हमारे वजीर जाते हैं वो भी तो भीख ही मांग रहे होते हैं वहां जाके, वो कौन सा कुछ देने गए आरज़ू होते हैं, तो उनकी उनके कौन ऊपर सी, भी एतराज करें। उन पे भी एतराज है, उनको कौन सा, वो खुश होते हैं कि आते हैं। कहा तो था आपके प्राइम मिनिस्टर ने, मैं फोन करता हूं तो लोग फोन नहीं उठाते आगे से, पता तो है उनको। इसमें कौन सी नई बात है कि आपका क्या ख्याल, उनके गले में फूलों के हार डालते होंगे? कोई नहीं, उनके भी वो ऐसे ही होंगे जिस तरह वो मांगने वाले आ गए, यार परे करो इसको, जो रोजाना मुंह उठा के आ जाता है। और दूसरा, आप फ्रॉड लगाते हैं, कहते हैं हम उमरा करने आए साथ, चलो कुछ सोना ले जाए, वो भी सूझ के स्मगलिंग कर लें कुछ। लेकिन इससे आरजू, जिस तरह मैंने बताया है कि दुख की बात है। आज तो बल्कि मैं अमेरिका के लिए भी मायूस हूं कि F51 कंट्रीज अफ्रीका के चाइना में इकट्ठे हो गए, यहाँ CNN कवर ही नहीं कर रहा। CNN के सेल पैसा नहीं, कोई दांत निकालते फिर रहे। वो इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट क्या है कैमला हैरिस का और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, कि हम जल्दी से जल्दी मरवाना पूरे मुल्क के अंदर लीगलाइज कर। ये इस चीज में बिजी है, पाकिस्तान में लूट मार में बिजी है, फ्रॉड करप्शन में बिजी है। उधर वो प्राइम मिनिस्टर आ रहा लेकिन है। सर अमेरिका के इलेक्शन किधर जाते हुए लग रहा है आपको? वो इलेक्शन तो अकॉर्डिंग टू CNN तो कैमला हैरिस जीत चुकी है, अकॉर्डिंग टू CNN। हाँ, कल की सुन ले बात। कल हमारे जो गारलैंड है, हमारे जो अटॉर्नी जनरल है पूरे कंट्री के, उन्होंने उन्होंने कहा जी रशिया यहाँ पे सारा कुछ कर रहा है, मेडलिंग कर रहा है, तो रोक लो यार। तुम सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर तो तुम हो, अभी तो पावर में तुम हो, तो रोको ना उनको भाई। हाँ, लेकिन वो कौम का माइंड बना रहे हैं। ये यही यही कहा था बाइडेन ने शुरू में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, सबसे बड़ा इल्जाम ये जी रशिया इसको सपोर्ट करता रहा। और कर कौन रहा है? RT, जो RT है, उसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाई है कि एक कंपनी है यहाँ पे टेनेसी के अंदर, उसको $10 मिलियन दिया है RT ने, जो रशियन टीवी है, उसको दिया है कि वो यहाँ पे हायर करे कंपनियां और डेमोक्रेट्स के खिलाफ कैंपेन करे। यहाँ भी वही हालात है बस। क्योंकि उसकी वजह ये है आरजू, देखें, यूक्रेन की जंग यूरोप की है, वो उसमें एक पैसा नहीं दे रही। यहां से $1 बिलियन से ज्यादा रशिया की यूक्रेन की जंग के लिए जा चुका है। आपका क्या ख्याल, वो पैसा पहुंचा है वहां पे? वो भी सख्त तरीन करप्ट है, यूक्रेन वाले भी सख्त करप्ट है। मैं दुबई में और जब भी UAE में जाता हूं, वहां पे सारा पैसा वहां से आ रहा है, हर बंदे बंदे को पता है कि पैसा यूक्रेन का सारा वहां। हाँ, ये क्यों देते हैं उनको? देते ये भी पूरा नहीं है, क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे वो भी करप्ट तरीन एक डिपार्टमेंट है, वो देख लें। जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर गोस्ट सोल्जर थे, गोस्ट सोल्जर क्या थे कि उनके नाम की तनख्वाहें लिए जा रहे थे, बंदे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब क्या है? अब गोस्ट बॉम्ब्स हैं, बम, जो बम देते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ, बिलों में, कागजों में, फाइलों में चल रहे हैं, यहां से भी जा रहे हैं, वहां भी ले रहे हैं। हाँ, लोगों को बेवकूफ बनाया, देखने पूछने वाले कोई नहीं। मिडिल क्लास अमेरिकन है, वो पे चेक टू पे चेक फिर रहा है। इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है जिसकी हद को नहीं। बल्कि नई इंफॉर्मेशन दूंगा, कल JP मॉर्गन ने कह दिया है कि अमेरिका के रिसेशन का टाइम आ चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% है, जो कि 2021 के बाद सबसे हाईएस्ट इस वक्त जा रहा है। कोविड के पीरियड के 4.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और उन्होंने कहा कि सिर्फ इस सूरत में बच सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम करें। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त डॉलर खुद ही प्रिंट कर करके अपनी इकोनॉमी को चला रखा है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है। वो कहते हैं ना, अब वो दौर गया जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, वो इस तरीके से कि अब ब्रिक्स वाले अपनी करेंसी खुद बना रहे हैं, अपना सिस्टम खुद बना रहे हैं। रशिया को सैंक्शंस काम नहीं कर रही हैं, ईरान बादशाह है, बस ये तालियां बजा रहे हैं। ये यहाँ पे मरवाना वीड पियेंगे, गांजा पियेंगे, उसके अलावा कुछ। तो सर यहाँ तो लोग ये समझते हैं कि अमेरिका में दरख्त पे डॉलर लगे हुए हैं और सड़क पे उड़ रहे हैं, लोग ले लेके खर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे एशियंस की बात कर रही हूँ, एशियन नहीं, उनका तो पाकिस्तान, वो अभी भी यही समझ रहे हैं। नहीं पाकिस्तान में से
अब भारत के अंदर जो आपने देखा होगा कि अमेरिका का एम्बेसडर है, उसने 2-3 दफा उल्टे सीधे बयान दिए, अगले ने उठा के साइड पे रखा और कहा यार बस कर यार, ना बोला कर इतना ज्यादा। उसने कहा था ना कि डोंट टेक आवर अमेरिकन रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड, हु केयर्स। आप बातें करते क्योंकि दे आर बिकॉज़ दे आर सॉवरेन है। वो इनसे खैरात नहीं मांगते, वो आईएमएफ के कदमों में नहीं पड़े, उनको क्या जरूरत है भाई अमेरिकन एम्बेसडर आके डिक्टेट करे। अपना अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिक्टेट करते हैं अगले। लेकिन आप लोग तो फिर ये है ना कि आप तो करप्शन में डूबे डूबे पड़े हैं। आपको तो पूछने वाला कोई नहीं, और 77 ईयर्स है। आप, मैं बिल्कुल इस स्टोरी को बाय नहीं करता कि जी शहबाज शरीफ बुरा था, इमरान खान अच्छा था। सारे के सारे एक ही जैसे थे। सबने फ्रॉड लगाया, सबने धोखा दिया इस कंट्री को। 77 ईयर से धोखा दे रहे हैं, बल्कि उससे पहले भी। आपने बिल्कुल। पाकिस्तान बनाया है, या तो मुझे कन्विंस करें कि हमने भी ठीक किया है, हमने ये फलां चीज अचीव कर ली है भाई। हमने देखो ये कैसा फलाना डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट, ये देखो कितना अजीम डिपार्टमेंट। आज इकबाल बाजवा आपके पूरे पीआईए के मुंह पे थप्पड़ है, बल्कि 25 करोड़ लोगों से क्वेश्चन कि एक बंदा सर बस उससे तो पहले पायलट्स की भी फेक डिग्री निकली थी, हमारे तो पायलट्स पता नहीं कहां से पायलट की लाए थे। डिग्री फेक क्या निकलनी है आरजू। पायलटों का टेस्ट लेने वाला डॉक्टर बहरा था कानों से, उसको सुनाई कुछ नहीं देता। वो भी तो किसी ने लगाया था, वो भी तो किसी का रिश्तेदार था। आप मुझे, मैंने बल्कि अभी आपके प्रोग्राम में किया, हॉकी की टीम चाइना जा रही थी, कह रहे थे 27 लोगों को लेकर जाना है, 27 खिलाड़ी, 6 अमला साथ, मालिश करने वाले 6 बंदे साथ। पैसे कितने मांग रहे थे? 50 करोड़, नहीं नहीं 50, 5 करोड़ और $60,000 कैश दिया जाए। 27 प्लेयर 11 होते हैं, 27 लेके जा रहे थे। हाँ कौन? फिर उनसे लिस्ट मांगी, लिस्ट भी नहीं देते, कौन है? सारे ये रिश्तेदार हैं आपके, जजों के पुत्र, लड़के लौंडा लपड़ा जितना आवारा है वो टीम में ले जाते हैं, आधे उधर भाग गए, आधे इधर चल। अभी तो 4 आपके तो ओलंपिक के गए, वो भाग गए वहां से, पॉलिटिकल असाइलम उन्होंने हॉलैंड में ले लिए। आप मुझे ये बताएं ऑनेस्टली, बांग्लादेश से जिस बुरे तरीके से आप 10 विकेटों से हारे हैं, जिस तरीके से आपके पहले खिलाड़ी ओलंपिक में भाग गए, आपको स्पोर्ट्स में टीमें बाहर भेजनी चाहिए, या इस पे कौम का खर्चा बनता है? बल्कि जेल में दें इनको पकड़ के, जो सर ये भागे तो मारा है। ह्यूमन स्मगलिंग है ना एक तरह की, वहां पे भेज के भगा दिया। लेकिन रिश्तेदार है ना, कौन है टीम में, होते कौन है, ये भी तो देखें। 300 पाउंड का बच्चा क्रिकेट का आपने रखा हुआ उसमें, 300 पाउंड का बच्चा क्रिकेट खेल सकता है? वो तो चारपाई से नीचे वो 2 बंदे उसको पकड़ के उतारते हैं, उसको पिच पे किस तरह खड़ा कर दिया तुमने? उससे पूछा क्या? कहता है मुझे तो खुद नहीं पता, कहता अब्बू के दोस्त थे उन्होंने मुझे रख लिया। अंकल थे, अंकल ने मुझे टीम में डाल दिया है। खुदा का नाम लो यार, कुछ शर्म करो। वही तो नहीं आती हमारे लोगों को कि पूरा मुल्क खा गए, बेड़ा गर्क कर दिया कंट्री का, लेकिन बस। और आरजू सिर्फ 6 दिन के मैच थे, 25 दिन के लिए जा रहे थे चाइना। बाप की वहां फैक्ट्रियां चल रही है ना, बाप की फैक्ट्रियां चल रही है। 5 करोड़ और $60,000 कैश मांगा उन्होंने। 27 लोग हॉकी खेलने जा रहे हैं। शर्म भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती, इतने बेशर्म हो चुके। और उनके जो सिलेक्टर हैं, चीफ सिलेक्टर या कौन है, वो तो कह रहे हैं कि हमने उधार लेके टिकट खरीदा है। वो तो ये बात कर रहे हैं। नहीं, बात इस तरह हुई है, वो भी उसकी भी स्टोरी एक अलग से है। स्टोरी ये है, इन्होंने कहा जी हमने उधार से लिया है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम नहीं, पहले गवर्नमेंट को उन्होंने कहा जी कि हमने टिकट चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हमारी ये फलां ट्रैवल एजेंसी है, गवर्नमेंट उससे डील करती है, उससे टिकट ले लें। कहते नहीं, हमने एक अपनी मर्जी की, अपनी किसी अफसर के बच्चे की होगी ट्रैवल एजेंसी, हमने उनसे टिकट ले ली है उधार पे, आप उनको पैसे दे। आपकी हर चीज के अंदर जो फ्रॉड है, हर चीज के अंदर धोखा है, डील भी आप बिल्कुल है। कौन करे। लेकिन सर अफसोस की बात ये है कि अब दुनिया हमें पहचान गई है। बहुत दिन हमने बेवकूफ बनाया, लेकिन अब सबको समझ आ गई है। $150 बिलियन आपका बाहर पड़ा है, थोड़ी रकम नहीं है। मेरे जैसे बंदे को तो ये नहीं पता कि उसके पीछे जीरो कितने हैं। 150 बिलियन बहुत बड़ी रकम, बहुत बढ़िया तुम, जो बिल्कुल। आप लूट पार भाग गए हैं। और मैं जो 150 बिलियन जिन्होंने लूटा है, मैं वहां कई देखता हूँ, यहाँ कर रहे होते हैं वॉशिंगटन डीसी में, टोरंटो में, और मैं हमेशा उनको कहता हूँ यहाँ भी कब्रिस्तान मौजूद है, किस मुंह से उस कब्र में जाओ, किस मुंह से जाओ? चल। बिल्कुल ऐसा ही। और मैं, लेकिन सर दूसरा मुझे गुस्सा सबसे ज्यादा उन पे है जो उनके साथ मिलके उनको पार भेजते हैं, जो उनके फोन कॉल रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वरना नेशनल इंटरेस्ट में कोई कॉल आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं। सर वैसे ये भी कहा जा रहा है बहुत सी चीजें वो जनरल फैज के पास से भी निकली, ऐसे कई ऑडियो वीडियो और कई चीजें। आरज़ू, मैं ऐसे करप्ट लोगों को जानता हूं
जो इन सब की मर्जी से जहाजों में बोरियां डॉलरों की भर भर के उड़ते रहे पाकिस्तान से, और पता होता है सबको। चले, दुआ बिल्कुल की जा ऐसे सकती है, लेकिन आपने अपने आप से बहुत बड़ा धोखा किया है, अपने आप से बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं बिल्कुल मुसलसल, ऐसा अपने ही आप आज को सर कर रहे कोई हैं। बात करने के लिए पाकिस्तान से तैयार नहीं है, कोई नहीं, पाकिस्तानी आप के अपने आप साथ को नहीं। धोखा दे रहे हैं। एक तो अपने आप को सख्त धोखा दे रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आप कर क्या रहे हैं अपने आप के साथ। चले, या तो सारे भाग जाए वहां से निकल, वैसे भागने की लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर सात कहाँ सात जाएंगे आठ सर? आठ सात सात आठ आठ लाख लोग हर साल भाग रहे हैं। वो कहते बिल्कुल। हैं जिंदा जिंदा बच के भाग यहाँ से, ये लम्हा आ चुका है। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि लेकिन आपको पता है आपकी असेंबली के ऊपर कितनी, बिल्डिंग के अंदर कितनी आयतें लिखी, ऊपर खुदा के 99 नाम लिखे छत पे, तो नीचे बैठते हो कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। हर जगह पे ऊपर आप कलमे लगा देते हैं, किस ऊपर आयतल कुर्सियां लिखी हैं हर सर जगह। पहले शॉप्स में लगा होता था लेके के जी खुदा देख रहा है, वो ताकि लोग कोई वो जो है चोरी ना करे, कोई चीज ना उठाए, लोग चोरी करते रहे। अब लिखा होता है कैमरा लगा है, तो अब थोड़े एहतियात करते हैं लोग कोई चीज चुराते हुए कि कैमरा देख रहा है। खुदा के देखने से फर्क नहीं पड़ता इनको। तो वो इसी किस्म की कौम है हमारी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू सर।